तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डाइवर्सिटी के बारे में। तो डाइवर्सिटी में हम देखते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स में और इवन टोटल एनिमल्स पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो 10 एनिमल्स में से 7 जो होते हैं वो इंसेक्ट होते हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है। इसी तरह से अगर हम सिर्फ वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उसमें फिशेस सबसे ज़्यादा होती हैं, और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें फंगी और एंजियोस्पर्म का पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, डाइवर्सिटी उनकी ज़्यादा होती है। तो मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीशीज रिगार्डेड आर एनिमल्स वाइल प्लांट्स आर 22%। और वैसे टोटल अगर हम देख लें तो 70% एनिमल्स हैं, 22% प्लांट्स हैं, और जो बाकी बचे हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इस तरह से पूरा हमारा ये डिवीजन है, एक तरह से कह सकते हैं। और अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम देखते हैं कि जो टोटल वर्ल्ड का लैंड एरिया है उसका 2.4% होता है। लेकिन अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करें तो वो हमारे यहाँ 8.1% है। यानी कि इंडिया जो है में स्पीसीज डाइवर्सिटी सबसे हम कह सकते हैं कि ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है। और दूसरी चीज़ जो 12 मेगा डाइवर्सिटीज कंट्रीज वर्ल्ड की हैं उनमें उसमें से एक इंडिया है। जैसे जितने भी पूरे वर्ल्ड में अगर हम मेगा डाइवर्सिटी को देखें तो उसमें इंडिया एक है, एक कंट्री है जहाँ पे कि डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। तो वर्ल्ड में कुल टोटल 12 ऐसे कंट्रीज हैं जो मेगा डाइवर्सिटी वाले हैं, मेगा डाइवर्स स्पीसीज वहाँ पे होती हैं। उनमें सबसे ज़्यादा या सबसे हम कह सकते हैं कि उनमें से एक है इंडिया भी। और नियरली 45 स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड ट्वाइस ऑफ एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड इंडिया। 45,000 स्पीसीज यहाँ प्लांट की हैं और उससे डबल यानी 90,000 स्पीसीज जो हैं वो एनिमल्स की रिकॉर्डेड हैं। और इसके अलावा जो हैं बहुत सारी ऐसी हैं जो कि नहीं अभी रिकॉर्डेड हुई हैं। तो ये कह सकते हैं कि 22% ऑफ टोटल स्पीसीज हैज बीन रिकॉर्डेड, माने जितनी हैं उनका अभी 1/4 ही करीब करीब एस्टिमेशन हुआ है। इसका मतलब एक्चुअल जो नंबर होगा प्लांट्स का वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लांट स्पीसीज 1 लाख से ज़्यादा हो सकती हैं, और जो एनिमल स्पीसीज हैं वो 3 लाख से ज़्यादा हो सकती हैं अगर पूरा रिकॉर्ड किया जाए तो, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है और इतना आसान भी नहीं है कि उसको बहुत कम समय में हो। कई बार ऐसा होता है कि जब तक हम उस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं या उसके बारे में जानते हैं तब तक वो एक्सटिंक्ट हो चुकी होती है। तो हम ये एक तरह से कह सकते हैं कि नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल बुक स्ट्रक्चर। अगर हम नेचर को एक लाइब्रेरी मान लें तो वो एक ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पे फायर बर्न हो रहा है और धीरे धीरे वहाँ पे बुक्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, जल जा रही हैं, बर्न हो जा रही हैं। तो जब तक हम उसके बारे में जानेंगे, उस बुक को नंबर देंगे, कैटेगराइज करेंगे, तब तक वो बर्न हो चुकी होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जिनको अभी हम जान ही नहीं पाए हैं, और जब तक हम उनको जानेंगे तब तक वो एक्सटिंक्ट भी हो चुकी होंगी, डिस्ट्रॉय हो चुकी होंगी। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो चल रहा है कंटिन्यूस। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि बहुत वास्ट नंबर है स्पीसीज का, और डाइवर्सिटी कह सकते हैं जितनी ज़्यादा स्पीसीज होंगी उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी। आप पहले ही समझ चुके हैं कि स्पीसीज डाइवर्सिटी के टर्म में। तो इसके बाद हम लोग पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखते हैं। तो पैटर्न किस तरह से बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न में हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे कॉमन होता है वो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स होता है। तो लैटिट्यूडनल का मतलब अर्थ आप जान रहे हैं। तो अर्थ में प्लांट्स जो हैं और एनिमल्स जो हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट वर्ल्ड, वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशंस है ना। तो वो लैटिट्यूड के हिसाब से देखा जाता है। अब आप जानते हैं कि पोल्स के ऊपर जो है स्पीसीज की डाइवर्सिटी सबसे कम होती है क्योंकि वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर हम इक्वेटर की तरफ आते हैं तो इक्वेटर के आसपास आपको स्पीसीज डाइवर्सिटी काफ़ी डेंस मिलेगी, काफ़ी हाई डाइवर्सिटी मिलेगी यहाँ पे। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स। जैसे जैसे हम अगर इक्वेटर से हम चलना शुरू करें अर्थ के, जैसे अर्थ है ये, यहाँ पे अर्थ मान लीजिए ये है, तो ये इक्वेटर पोर्शन है, और इससे हम अगर पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ ऊपर या नीचे नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे हमारी जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी होगी वो क्या होगी, कम होती जाएगी, स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती जाएगी। कुछ एक्सेप्शन को अगर छोड़ विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, ट्रॉपिक्स जो होते हैं वहाँ पे जो कि 23.5 नॉर्थ यानी कि 23 पॉइंट नॉर्थ टू 25 पॉइंट साउथ तक अगर हम देखें, यहाँ से हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, उधर भी जीरो इधर भी जीरो, तो
20.5 यहाँ मतलब लगभग यहाँ मिड से लेके यहाँ तक इस रेंज में अगर हम देखें अर्थ के, तो हमें क्या मिलेगा उसमें, उस लैटिट्यूडनल रेंज में मोर स्पीसीज देन टेम्परेट आर पोलर एरिया। तो जैसे कि हम एक मान लेते हैं ये अर्थ है हमारा, और अर्थ में ये इक्वेटर है, ये पोल्स हैं यहाँ पे, ये इक्वेटर है। तो अगर हम यहाँ से 0 से चलना शुरू तो 23 डिग्री नॉर्थ ले लें, 23 डिग्री साउथ ले लें करीब करीब यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, मतलब थोड़ा सा ये यहाँ करीब 23 डिग्री आएगा, इधर भी इधर भी। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीसीज की डाइवर्सिटी क्या होगी, पोल से ज़्यादा होगी। माने इधर से हम आगे बढ़ें ऐसे या इधर से आगे बढ़ें ऐसे, तो हमें डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी। तो 23.5 डिग्री पे अगर हम आएँ लैटिट्यूडनल रेंज पे, तो हमारी स्पीसीज ज़्यादा होगी, मोर डाइवर्सिटी होगी, मोर स्पीसीज मिलेंगी, ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा हमको, ठीक है, देन पोलर एरिया या टेम्परेट एरिया। पोलर एरिया को हम लोग टेम्परेट एरिया, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज होता है, हाईली लो बहुत टेम्परेचर होता है। इसके बाद अगर हम और नीचे आएँ और इक्वेटर की तरफ आएँ, 41 डिग्री पर आ जाएँ अगर, तो 41 डिग्री पे क्या होगा, और ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी मिलेगी। जैसे कि नियर द इक्वेटर 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, है ना। कोलंबिया जैसे जगह है, अमेरिका का एक एरिया है कोलंबिया, तो कोलंबिया में अगर हम देखें तो वहाँ पे 1400 करीब जो है कि 1200 करीब बर्ड की स्पीसीज मिलती हैं। तो इस तरह से अलग अलग 1400 बर्ड की स्पीसीज कहाँ मिलेगी, न्यूयॉर्क और ये आपके कोलंबिया के पास में। जबकि न्यूयॉर्क में अगर हम आएँ तो वहाँ 105 स्पीसीज मिलेगी बर्ड्स की, और ग्रीनलैंड में अगर हम जाएं तो ओनली 56 स्पीसीज मिलेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग एरिया में जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है वो अलग अलग होगी, लेकिन जो इक्वेटर के जितना पास होगा, यानी जहाँ पे एक टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है जिस एरिया में, वहाँ पे आपको स्पीसीज ज़्यादा मिलेंगी, स्पीसीज की डाइवर्सिटी आपको ज़्यादा मिलेगी, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज मिलेगी, नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा होंगी वहाँ पे। जैसे कोलंबिया में आपने देखा कि 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स मिलती हैं, जबकि न्यूयॉर्क में जाएं या ग्रीनलैंड में जाएं तो और कम होता जाएगा। तो इस तरह से इंडिया जो है, अगर हम देखते हैं कि इंडिया की जो पोजीशन होती है वो इक्वेटर से थोड़ा सा नीचे की तरफ है, तो इसकी इक्वेटर के पास में होने से जो आपका इंडिया है उसमें, इंडिया का लैंड एरिया है वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड कहा जाता है। तो इसमें 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स मिलेंगी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ डाइवर्सिटी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि हम इक्वेटर के नज़दीक हैं। ए फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन्स लाइक इक्वाडोर हैज़ अप टू 10 टाइम्स एज मेनी एज स्पीसीज एज वेस्कुलर प्लांट एज ए फॉरेस्ट ऑफ इक्वलेंट टेम्परेचर लाइक मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। तो अगर हम इक्वाडोर एक कंट्री है, अगर वहाँ पे हम जो कि इक्वेटर के नज़दीक है, ट्रॉपिकल रीजन में आता है वो, तो अगर उसमें हम देखें और उसकी कंपेरिजन करें मिड वेस्ट यूएसए से, तो वहाँ पे 10 टाइम्स में स्पीसीज होती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की आपको मिलेगी। क्योंकि वहाँ पे वही मामला है कि इक्वेटर के नज़दीक जो चीज़ है, तो वहाँ पे आपको डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी या पॉपुलेशन डाइवर्सिटी आप कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो भी एरिया ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया है या फिर इक्वेटर के नज़दीक एरिया है, रेन फॉरेस्ट है, इन सब में आपको हमेशा ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरह से लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका है ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। अब अमेजन फॉरेस्ट का नाम सुना होगा, यस, आता है साउथ अमेरिकन रीजन में, और यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है अर्थ के ऊपर। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि इसमें अमेजन के जंगल्स में फायर हो गया था, आग लग गई थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है वहाँ पर। बहुत पुराने पुराने पेड़ जो 3-3 हज़ार साल के सिकोया और उसके प्लांट थे वो बर्न हो गए वहाँ पे। और ऐसे अब की बार इस तरह से बर्न हुए, पहले क्या होता था कि आउटर कवरिंग उनकी बर्न होती थी, वो फिर से पनप जाते थे, लेकिन अब की बार जो यहाँ पे फायर हुआ वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उससे बायोडाइवर्सिटी को, क्योंकि उसमें जो 3-3 हज़ार साल पुराने पेड़ थे वो जल गए, उसमें बर्न हो गए, और उन इस तरह से बर्न हुए कि वो दोबारा से रीजनरेट नहीं हो सकते हैं वो। तो इस तरह से, लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब कि जो अमेजॉन फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी थी अर्थ के ऊपर। हालांकि अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी नुकसान हुआ है बायोडाइवर्सिटी का। तो इसमें हम देखते हैं कि
जो वहाँ पे बर्निंग के पहले देखा गया था, एवरेज निकाला गया था, वो 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स है, 3,000 स्पीसीज, 1,300 बर्ड्स, 4 to 7 ऑफ मैमल्स एंड 4 to 7 ऑफ एम्फीबियंस, 378 ऑफ रेप्टाइल्स एंड मोर देन 1,25,000 ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो इतना ज़्यादा वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा स्पीसीज हैं, आपने देखा कि अलग अलग चीज़ों की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो एक तरह से ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है अर्थ के ऊपर, ठीक है। इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं लंग्स ऑफ अर्थ भी बोला जाता है अमेजन फॉरेस्ट को, मतलब कि धरती का फेफड़ा उसको आप कह सकते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ, क्योंकि जितना भी ऑक्सीजन जितना ज़्यादा वहाँ से प्रोड्यूस होती है वो दुनिया में किसी और जंगल से प्रोड्यूस नहीं होती, इसीलिए उसको बचाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम के लिए हमारे है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लैटिट्यूडनल डिफरेंस के हिसाब से स्पीसीज में की डाइवर्सिटी में डिफ्रेंशिएशन होता है, वेरिएशन होता है। डाइवर्सिटी का मतलब ही वेरिएशन है कि कौन सी कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, कितने डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स हैं वहाँ पे। तो इसमें हम देखते हैं अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है डाइवर्सिटी का। इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है प्रपोज वेरियस हाइपोथेसिस, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि जो इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या है। तो उसमें जो सबसे कॉमन चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है स्पेसिएशन। तो स्पेसिएशन आप जानते हैं, स्पेसिएशन का मतलब होता है किसी भी न्यू स्पीसीज का जनरेशन। न्यू स्पीसीज का जनरेशन कब होगा, जब बहुत ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट होगा, डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, तभी किसी नई स्पीसीज का जनरेशन होगा। हालांकि ये एक फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब बहुत समय लेता है, इसमें एकदम से नहीं होता किसी भी नई स्पीसीज का जनरेशन। लेकिन अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन पास्ट, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस एंड thus had a लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। कहने का मतलब अगर हम टेम्परेट रीजन से अगर हम ट्रॉपिकल रीजन का कंपेरिजन करें, जैसे टेम्परेट का मतलब जो पोल्स पे रीजन है और जो ट्रॉपिकल हैं वो इक्वेटर के पास हैं। तो टेम्परेट रीजन में क्या होता है, वहाँ टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। जब टेम्परेचर का वेरिएशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, किसी भी चीज़ को बहुत समय डेवलप होने का मौका नहीं मिलेगा। कांस्टेंट एक जो है कि स्टेबिलिटी वहाँ पे नहीं रहती है। स्टेबिलिटी ना होने की वजह से वहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सिर्फ सर्वाइवल की ही लड़ाई लड़ते हैं, वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं किसी तरह पे। तो वहाँ पे स्पेसिएशन होने का मौका नहीं मिलता। स्पेसिएशन वहाँ पर होगा जहाँ पे कि जो कि लॉन्ग टर्म तक अनडिस्टर्ब रहेगा। तो जैसे कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड दैट हैड ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पेसिफिक डाइवर्सिफिकेशन। तो इस किसी भी स्पीसीज के डेवलप के होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो अनडिस्टर्ब रहना चाहिए। अगर वो मिलियन ऑफ ईयर्स तक कोई भी स्पीसीज अनडिस्टर्ब है तो उसमें क्या होगा कि स्पीसीज को नई स्पीसीज के जनरेशन का मौका उसको ज़्यादा मिलेगा, इवोल्यूशन का टाइम मिलेगा। इवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है जो कि तुरंत नहीं होती और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में होती है। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में तभी हो पाएगा ये जब वो वहाँ पे एक स्टेबिलिटी हो, डिस्टर्बेंस ना हो वहाँ पे। जबकि टेम्परेट रीजन में टेम्परेचर तेज़ी से चेंज होता रहता है और बहुत एडवर्स कंडीशन होती है। तो वहाँ पर एडवर्स कंडीशन में नई स्पीसीज के जनरेशन का या इवोल्यूशन का मौका कम होता है। लेकिन जहाँ पे जो एरिया एकदम स्टेबल है और अनडिस्टर्ब्ड है, फेवरेबल कंडीशन जहाँ पे ज़्यादा है, टेम्परेट जोन खास करके जो होते हैं, तो वहाँ पे इजीली हो सकता है वो चीज़, क्योंकि इसमें एक लंबा समय लगता है और लंबे समय तक अनडिस्टर्ब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो तो वो स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन या स्पेसिएशन वहाँ पे हो पाएगा। तो जो हमारे जंगल्स हैं जो कि अनडिस्टर्ब हैं हज़ारों सालों से, वहाँ पे नई नई स्पीसीज जनरेट हो सकती हैं, होती रहती हैं और इसीलिए वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी हमको ज़्यादा मिलती है। उस एरिया में जहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है या अगर ह्यूमन का भी इंटरप्शन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर भी फिर वो चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं हो पाती। जैसे हम लोग कहते हैं ना जंगल खत्म हो रहा है, तो खत्म होने का मतलब एक ये भी है कि जो डिस्टर्बेंस है वहाँ पे हम बहुत सारी स्पीसीज को नष्ट कर दे रहे हैं, हम पूरे इकोसिस्टम को डैमेज कर देते हैं। तो वहाँ पे फिर न्यू स्पीसीज का जनरेशन नहीं हो पाता है, जो हैं वही अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट अनलाइक टेम्परेट आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। तो कहने का मतलब मैंने वही बात किया कि
ट्रॉपिकल रीजन जो होता है वो टेम्परेट वन की तरह सीजनल नहीं होते हैं, लेस सीजनल होते हैं। ऐसा नहीं है मतलब सीजन के हिसाब से वहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, वो एक स्टेबल कांस्टेंट एनवायरनमेंट है वहाँ पे। उसकी वजह से स्पेसिएशन का मौका ज़्यादा मिलता है और सच इन्वायरमेंट्स कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट नाइकी स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो इससे उनको नई स्पीसीज के डेवलपमेंट का मौका मिल जाता है, नाइकी स्पेशलाइजेशन का मौका मिलता है और इसकी वजह से ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है। नई नई स्पीसीज को डेवलप होने का जब मौका मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि उनको टाइम मिल रहा है, उनको स्टेबिलिटी मिल रही है, उनको कांस्टेंट एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो उससे ज़्यादा स्पेसिएशन हो पाएगा, ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो पाएगा। तीसरा इसमें पॉइंट है कि सोलर एनर्जी ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा मिलती है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए आप जानते हैं कि रिक्वायर्ड है, और जब फोटोसिंथेसिस बेटर होगी तो हायर प्रोडक्टिविटी होगी। ये इनडायरेक्टली जो होता है वो ग्रेटर डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, उसको सपोर्ट करता है। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ हो गई कि कैसे पोलर रीजन में डाइवर्सिटी कम है और कैसे जो है कि ट्रॉपिकल रीजन में इक्वेटर के पास जो रीजन है वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है, क्योंकि उनके लिए फेवरेबल कंडीशन ज़्यादा है यहाँ पर, और अनचेंज्ड कंडीशन है, सीजनल चेंज नहीं हो रहा है, और किसी भी तरह से हर तरह से सपोर्ट मिल रहा है, सोलर लाइट ज़्यादा मिल रही है। तो ये सारी कंडीशन जो हैं वो सपोर्ट करती हैं, इन्वायरमेंटल कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जबकि पोलर रीजन में इन्वायरमेंटल्स प्रॉब्लम ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्पीसीज, नई स्पीसीज का वहाँ डेवलपमेंट या डेंस स्पीसीज का डेवलपमेंट वहाँ नहीं हो पाता। कुछ एक स्पेसिफिक एडाप्टेड प्लांट ही वहाँ उग पाते हैं, हर प्लांट वहाँ नहीं उग सकता है, जो कि स्पेशलाइज्ड है उस एरिया के लिए, वही उग पाते हैं। आप जानते हैं इस चीज़ को अच्छी तरह से कि डेजर्ट के लिए अलग एडाप्टेशन होता है, कोल्ड क्लाइमेट के लिए, हाइट के लिए अलग एडाप्टेशन होता है, लेकिन ट्रॉपिकल में किसी खास एडाप्टेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो हर एक स्पीसीज को वहाँ ग्रो करने का बेहतर मौका मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्पीसीज का डाइवर्सिफिकेशन इस एरिया में लैटिट्यूड के हिसाब से अगर हम चलें तो इक्वेटर के नज़दीक हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा स्पीसीज मिलेंगे, नंबर ऑफ स्पीसीज, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इवन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। आप किसी भी जंगल में जाइए, आप देखिए अगर डेंस जंगल है तो उसमें हर तरह के आपको प्लांट्स और एनिमल्स आपको मिल सकते हैं, वहाँ पे इजीली मिल सकते हैं, जो कि आप अगर ऐसे सर्च करें अपने सराउंडिंग में तो थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए सर्च करना। वो यही कारण है कि वो अनडिस्टर्ब हैं लंबे समय तक।